क्या होता है रिसर्च पेपर, कैसे लिखा जाता है, कितने पेज में लिखा जाता है, कहाँ से इसको प्रकाशित करवाया जाता है, क्या इसका प्रारूप होता है, आज के इस छोटे सेशन में जानने वाले हैं। तो ये सेशन उन लोगों के लिए जो रिसर्च स्कॉलर हैं या किसी शोध कार्य में बिजी हैं या एक सामान्य छात्र भी हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या होता है शोध पत्र। प्यारे साथियों, शोध पत्र एक अकादमिक दस्तावेज होता है जिसमें हम हमारे द्वारा किए गए किसी भी शोध कार्य का निष्कर्ष उसमें हम डालते हैं, एक विशेष दृष्टिकोण उस पर हम डालते हैं, या मैं कहूँ कि जो हमारे विचार हैं उनको हम तर्कों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से शोध पत्र में डालते हैं। ठीक है, तो शोध पत्र हमारा एक एक तरीके से एक जो हमारी थीसिस होती है ना, उसका एक संक्षिप्त रूप होता है। बस इतना आप समझें, है ना। जिस प्रकार से हमारी थीसिस में क्या होता है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अपन जो शोध करते हैं, जो नई जानकारी जुटाते हैं, वो सब कुछ उसमें होता है। लेकिन थीसिस एक विस्तृत रूप है ना। थीसिस का संक्षिप्त रूप ही शोध पत्र होता है, इतना आप समझें बस। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि आप शोध पत्र क्या होता है। इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए, शोध पत्र क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि शोध पत्र का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, क्योंकि शोध पत्र का प्रारूप आपको यदि पता होगा तो ही आप शोध पत्र लिख पाएंगे, अन्यथा आप शोध पत्र नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखिए, शोध पत्र का जो प्रारूप होता है वो कुछ यूँ होता है। सबसे पहले तो आपको एक टाइटल सेट करना होता है ना। जिस प्रकार से आप आपके थीसिस का टाइटल सेट करते हैं, आपको जो शोध करना है, आप जो पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, है ना, कि हमें किस टॉपिक पे शोध करना होता है, उसमें एक टॉपिक सेट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार रिसर्च पेपर के लिए भी आपको एक टॉपिक सेट करना होता है। ठीक है, जैसे मेरा जो प्रथम रिसर्च पेपर था वो था सिंधु घाटी सभ्यता, पर्यावरण संरक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो बड़ा ही संक्षिप्त और सारगर्भित और स्पष्ट आपका टाइटल होना चाहिए, ताकि आकर्षक लगे, अच्छा लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगे और हर किसी को पढ़ने का मन करे। अब आपका भी मन कर रहा होगा कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण की बात में क्या लिखा होगा। ये मैंने 2020 में लिखा था, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो ऑनलाइन सेमिनार हो रही थी, तो उसमें मैंने प्रेजेंट भी किया था इसको, है ना। वैसे मैंने पब्लिश किया हुआ है ये। तो ये हो गया, सबसे पहले तो आपको एक टाइटल सेट करना होता है, पहली बात। दूसरा, फिर टाइटल सेट करने के बाद टाइटल के जस्ट नीचे आपको ऑथर का नाम लिखना होता है। आप जो भी हैं लिखने वाले का नाम और उसका पद नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, यानी कि अब यहाँ से शुरू होता है हमारा रिसर्च पेपर का लिखना। ये तो टॉपिक सेट किया आपने, टाइटल सेट किया बस। ठीक है, उसके बाद देखो, रिसर्च पेपर में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, सारांश दिया जाता है ना। सारांश सबसे पहले ऊपर ही ऊपर सारांश ही होता है, ये ध्यान रखना। और उसको बॉक्स में भी बंद कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। ठीक है, तो सारांश जो होता है करीब 200 से 300 पेज में आपको सारांश देना होता है कि पूरे शोध पत्र का सारांश क्या है। ठीक है, वो सबसे पहले और ऊपर ही ऊपर होता है, ध्यान रखना। टाइटल के ठीक नीचे आपका नाम कॉर्नर में, और उसके नीचे, यानी कि शोध पत्र का पहला बिंदु ही कह सकते हैं, वो सारांश होता है। ठीक है, सारांश देने के बाद उस सारांश के कुछ कीवर्ड, आपको 3-4 कीवर्ड भी देने होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का था, तो उसमें कीवर्ड में क्या दूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता ही दे दिया एक, तो है ना। फिर उससे संबंधित जैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति वो कितने जागरूक थे, उनसे संबंधित कोई भी शब्दावली दे दी, है ना। जैसे मुहर के ऊपर पीपल के पत्तों का अंकन था, है ना, तो पीपल, है ना, ऐसे कीवर्ड हो गए। और भी जो है बैल वगैरह का दे दिया, है ना। तो ये कीवर्ड हो गए। कीवर्ड वो होते हैं जो हमारे पूरे शोध पत्र में बार बार उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारे कीवर्ड हो जाते हैं। वो 4-5 कीवर्ड जो है आपको सेलेक्ट करने होते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कीवर्ड का हो गया। तीसरा पॉइंट आता है, फिर उसकी भूमिका लिखी जाती है, या प्रस्तावना मैं कह सकता हूँ, है ना। ध्यान रखना, जो रिसर्च पेपर होता है
उसमें प्रस्तावना कितने बाद लिखी जाती है? सारांश के बाद में एक ही लाइन में कीवर्ड और उसके बाद आप जो है प्रस्तावना देते हैं कि आपके उस जो शोध पत्र है उसकी प्रस्तावना क्या है। ठीक है, प्रस्तावना देने के बाद आपको उसका एक छोटा सा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी उसमें डालना होता है कि उससे संबंधित आपका जो साहित्य है वो क्या है ना, अब से पहले क्या शोध किया गया है और किस किस विद्वान ने उस पर लिखा है, तो उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी होती है। फिर अगले पॉइंट के रूप में आपको आपके विचार डालने होते हैं, है ना। वैसे आपके विचार आप सारांश में डाल ही चुके होते हैं, तो अलग से डालने की ज़रूरत वैसे कई जगह नहीं भी रहती, लेकिन मेरे अनुसार आपको डालना चाहिए। मैंने हर मेरे रिसर्च पेपर में मेरे सारांश डालने के बाद भी मेरे विचार अलग से भी डाले हैं। ठीक है, क्योंकि सारांश तो सारांश होता है, मैं अपने विचार भी डालता हूँ। ठीक है, तो आप भी डालें और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारांश आपके विचार डाल दिए। आपके विचार डालने के बाद आप जो है इसके उद्देश्य डालें कि इस टॉपिक का जिस पर हमने रिसर्च पेपर लिखा है इसकी क्या उपयोगिता है, वर्तमान संदर्भ में क्या उपयोगिता है, इसके उद्देश्य क्या है ना। तो उद्देश्य और उपयोगिता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, आप एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य हो गए। ठीक है, उसके बाद आप जो है इस पर थोड़ा बहुत ये भी डाल सकते हैं कि इसमें और शोध किया जा सकता है। आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन कुछ लोग डाल देते हैं कि इस पर और जो है इन बिंदुओं पर शोध किया जा सकता है, तो भावी शोध की संभावना, ऐसा कोई टॉपिक डाल के और लिख देते हैं। वैसे आवश्यकता नहीं रहती है ना, कुछ लोग लिख देते हैं, मैंने एक में भी नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि शोध की आवश्यकता है तो आप ही क्यों नहीं कर लेते, एक प्रश्न उठता है। तो क्यों हम मतलब रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं दिया जाता, थीसिस में ज़रूर देते हैं, क्योंकि थीसिस बहुत व्यापक पैमाने पर लिखी जाती है, बड़ी लिखी जाती है, तो उसका दायरा भी बहुत बड़ा होता है। रिसर्च पेपर का दायरा छोटा होता है, इसलिए उस पर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। और कुछ लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी भी लिख देते हैं शोध पत्र में। बाकी मेरे हिसाब से शोध पत्र में रिसर्च मेथोडोलॉजी की आवश्यकता नहीं रहती, और ना ही मैंने मेरे शोध पत्रों में रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखी। ठीक है, इसलिए आप रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहें तो आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं, अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंत में आपको संदर्भ ग्रंथ सूची देनी बहुत ज़रूरी होती है, वो ज़रूरी होती है। ठीक है, काफ़ी बड़ी लिस्ट होती है, 20-25 जो है संदर्भ आप डालिए, जितने संदर्भों का आपने प्रयोग किया है वो उसमें डालने होते हैं। वैसे मैंने कभी भी 7-8 से ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को ना तो मिले, ना मैंने इससे ज़्यादा पढ़े। ठीक है, कुछ एक नाम तो जो हल्के फुल्के भी देख रखे थे वो भी डाले, उसमें 7-8 हुए, बाकी इससे ज़्यादा मैंने रिसर्च पेपर में कभी भी बहुत लंबी लिस्ट नहीं डाली। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रारूप। अब इसको कितने शब्दों में समेटना है ये मैं बताऊं आपको, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जर्नल में इसको प्रकाशित करवा रहे हैं, या किसी कॉन्फ्रेंस में यदि इसको आप प्रकाशित करवा रहे हैं तो उस कॉन्फ्रेंस की क्या गाइडलाइन है, या जिस जर्नल में आप प्रकाशित करवा रहे हैं उस जर्नल वालों की क्या गाइडलाइन है, उसके अनुसार होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक सामान्यतः जो रिसर्च पेपर का आकार होता है वो 2500 शब्दों का होता है। ठीक है, 2500 शब्दों में वो रिसर्च पेपर लिखा जाता है। लगभग हमारे जो टाइप करने के बाद जो पेजेस बनते हैं वो करीब 7 से 8 पेज बन जाते हैं। ठीक है, तो 7-8 पेज का रिसर्च पेपर होता है। आप यदि आपकी कॉपी में लिखोगे ना, तो आपकी कॉपी के 18 से 20 पेज भरेंगे। ठीक है, वो टाइप होने के बाद 3 पेज का एक पन्ना बनता है, एक पेज बनता है। ठीक है, तो इतना आप लिखें कि आपके रजिस्टर के 18 से 20 पेज भर जाएं, तो वो टाइप होने के बाद वो 7 से 8 पेज बनते हैं। ठीक है, तो करीब 2500 शब्द वो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स 2500 ही हो, 100-200 ऊपर हो जाए, कम हो जाए, चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो शब्द हो गए और प्रारूप हो गया, शोध पत्र क्या होता है ये हो गया। अंत में मैं बताऊं कि पब्लिश कहाँ से करवाएं, तो इसमें आप जो है पब्लिश करवाने के लिए आपको यूजीसी केयर लिस्टेड जो जर्नल्स होते हैं उनमें यदि आप प्रकाशित करवाएं तो वो सबसे बेस्ट होता है, प्रमाणिक माना जाता है। और पूरे भारत में चाहे शोध कार्य हो या किसी भी अन्य जगह आप रिसर्च पेपर उपयोग में लेते हैं तो वो मान्य रहते हैं, हर जगह मान्य रहते हैं। ठीक है, वहाँ से आप पब्लिश करवा सकते हैं। इसके अलावा जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं वो उनमें भी आप पब्लिश करवा सकते हैं, वो भी उनकी भी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, गुणवत्ता में वो बेहतर रहते हैं। पीयर रिव्यूड में होता क्या है कि मतलब कोई भी जर्नल वाले जो होते हैं वो आपके शोध पत्र को
पब्लिश करने से पहले एक कमेटी गठित करते हैं और उस कमेटी के समक्ष उस पेपर को रखा जाता है। फिर पीयर्स जो होते हैं ना, विशेषज्ञ, है ना, इसीलिए इसको पीयर रिव्यूड बोला जाता है। यानी कि जो पीयर्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा उस पर रिव्यू किया जाता है कि इस पेपर की क्वालिटी क्या है ना, तब ही उसको पब्लिश किया जाता है, वरना वो वापस भेज देते हैं, कहते हैं भैया इसमें और क्वालिटी डालिए, अन्यथा हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों रिसर्च पेपर के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको ये जो यूजीसी केयर लिस्टेड जो जर्नल्स हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, और कौन कौन से हैं हमारे भारत में, हम कहाँ से पब्लिश करवाएं, जयपुर में भी हैं क्या, या हमारे राजस्थान में कौन कौन से हैं, राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो उनकी भी एक सूची मैं आपको बता दूंगा, और कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं रहा तो शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप सीधे उनसे संपर्क करके और जो है आपके रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। आप मेरे से भी संपर्क करके आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। हम भी पीयर रिव्यूड में आपका रिसर्च पेपर को रिसर्च पेपर को जो है पब्लिश करवा देंगे। ठीक है, तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि किसी भी प्रकार की क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कॉर्नर में जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, आपके हर प्रकार के प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।